जब इजराइल में आतंकी हमले हो रहे थे तो बीबीसी उसकी निंदा करने, उनके दुख की बात करने की जगह अब इजराइल क्या करेगा, हमास ने कैसे मोसाद को चकमा दिया, हमास इतना शक्तिशाली कैसे बना और ईरान में कैसे खुशियां मनाई गईं, इस तरह की खबरें दिखाता रहा। अब जब इजराइल ने कार्यवाही शुरू की है तो बीबीसी का रुदन शुरू हो गया है कि कैसे गाजा निवासियों को तकलीफ हो रही है, उनको रहने में दिक्कत हो रही है, अस्पतालों में इलाज थम गया है, पानी, बिजली नहीं है, आदि आदि। गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में मानो लोगों का सैलाब आ गया है। लाखों लोग गजा पट्टी के उत्तर से जान बचाकर यहां पहुंच रहे हैं। लोग जो कुछ सामान उठा पाए उसके साथ लंबी पैदल यात्रा कर यहां पहुंचे हैं। इन सब के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन खान यूनिस कस्बे के पास गजा शहर से आ रहे अपनी खुद की आबादी से दोगुने लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं है। शहर की हर गली, हर मोहल्ला और हर सड़क पुरुषों, औरतों और बच्चे से अटे पड़े हैं और लोगों के पास यहां से कहीं और जाने की कोई दूसरी जगह नहीं है। हमास का कहना है कि उत्तरी गजा में रहने वाले 11 लाख लोगों में से 4 लाख सलाह अल दीन सड़क के रास्ते दक्षिण की ओर रवाना हुए हैं। इसराइल ने आम लोगों को 24 घंटे के भीतर गजा शहर को खाली करने की चेतावनी दी थी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इजरायली मारे गए थे। उसके बाद इजराइल ने लोगों से गजा शहर खाली करने को कहा था। हमास ने लोगों से कहा था कि वो हरगिज शहर न छोड़ें, लेकिन इजरायली बमों और हमले का डर ऐसा था कि लाखों लोगों ने गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से का रुख किया। लेकिन जमीन की पतली पट्टी, जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेर रखा है, से निकलना सुरक्षा की गारंटी तो कतई नहीं है। किसी को नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। लाखों गंजा निवासी खान यूनिस में पहुंच रहे हैं। खान यूनिस की आबादी करीब 4 लाख है, लेकिन रातों रात यहां 6 लाख लोग और पहुंच गए हैं। इन 6 लाख लोगों में हर एक को सिर ढंकने के लिए घर और पेट भरने को खाना चाहिए। सब कुछ तहस नहस। खान यूनिस में संसाधन बहुत ही सीमित हैं और जो हैं वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। शहर की आबादी करीब 4 लाख थी, जो गजा से आने वाले लोगों को जोड़कर रातों रात 10 लाख से भी अधिक हो गई है। यह शहर पहले ही गजा से आने वालों के बोझ से दबा हुआ था, लेकिन अब तो लोगों का सैलाब आ गया है। कुछ भी व्यवस्थित कर पाना नामुमकिन है। यहां का प्रमुख अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहा है। अब अस्पताल भी लोगों का इलाज करने के बजाय एक रिफ्यूजी कैंप बन गया है। डॉक्टर अस्पताल में इलाज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर शरणार्थियों से अटा पड़ा है। फिजा में लोगों की चीख पुकार गूंज रही है। आप लोगों को यहां आने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। संघर्ष के समय अस्पताल शायद सबसे सुरक्षित स्थान है, क्योंकि उसकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुनिश्चित है। ये कह सकते हैं कि अस्पतालों के कॉरिडोर में शरण लिए लोग खुशकिस्मत हैं। कम से कम फिलहाल तो ये सही ही है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। प्रति व्यक्ति सिर्फ 300 मिलीलीटर पानी दिया जा रहा है और सेहतमंद लोगों को देने के लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। शहर के बाकी हिस्सों में स्थानीय लोग शरणार्थियों को हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। खान यूनिस में पहले ही लोग काफी तंग गलियों में जी रहे थे। अब तो हाल पहले से कहीं बदतर हो गए हैं। शहर के स्कूलों को भी इस संघर्ष में सुरक्षित माना गया है। वहां भी हजारों लोग पहुंचे हैं, लेकिन सुरक्षा का वादा भी वादा ही है। स्कूल में मौजूद लोगों को तो गिनना भी मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में हर कमरे ठूंस ठूंस कर लोगों से भरा हुए। हर बालकनी, हर खिड़की, हर कोने पर लोग ही लोग हैं। माताएं और दादियां बाहर पार्क के बेंचों पर खान बना रही हैं। भूखे बच्चे बेसब्री से पेट भरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब अस्पताल और स्कूल भी भर गए तो लोग सड़कों पर ही बस गए। गलियां, मोहल्ले, अंडरपास सब भर चुके हैं। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे गंदगी और धूल में सो रहे हैं। सबको इंतजार है कि दुनिया उनके लिए कुछ बेहतर इंतजाम करेगी। ये प्रतीक्षा फिलहाल निरर्थक साबित हो रही है। जिस खान यूनिस शहर में लाखों लोग गजा से जना बचाकर पहुंच रहे हैं, बमबारी वहां भी हो रही है। और यह भी नहीं है कि खान यूनिस हमले से सुरक्षित है। यहां भी बमबारी होती रही है। यह भी युद्ध क्षेत्र है। गिरी हुई इमारतें और मलबे का ढेर इसका सबूत है। हमास द्वारा रॉकेट छोड़े जाने की आवाजें, ये बदले की कार्रवाई को खुला न्योता है।
अपने अगले निशाने की तलाश में इजराइल ड्रोन्स की आवाज भी आम सी है। और तभी एक बम गिरता है। एक इमारत जमींदोज हो जाती है। अस्पताल और मुर्दा घर फिर भरने लगते हैं। इस तरह भी क्या कोई जी सकता है? और अभी तो इजराइल की ये चढ़ाई शुरू ही हुई है। गाजा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है मिस्र की सीमा पर स्थित रफाह क्रॉसिंग। लेकिन ये क्रॉसिंग फिलहाल बंद है, और मिस्र को इस बात का एहसास है कि इसे खोला तो शरणार्थियों का सैलाब आ जाएगा। रफाह क्रॉसिंग से महज 20 किलोमीटर दूर 10 लाख लोग पहुंच चुके हैं। जैसे ही क्रॉसिंग खुलेगा, अफरा तफरी मच जाएगी। अपने से शक्तिशाली देश पर हमला करने को यह बेवकूफी ना कहकर बहादुरी मानते हैं, दीन की राह में शहीद होना मानते हैं, इस दुनिया की तकलीफों को बल्लाह का इम्तिहान मानते हैं, जिसको पास करने पर जन्नत मिलती है। फिर बीबीसी इनके लिए क्यों रोता रहता है? ये सब तो वह बार बार अंजाम जानते हुए करते हैं। पक्का इसको हमास वाले फंडिंग करते होंगे। बीबीसी को सिर्फ ब्रिटेन के खिलाफ नहीं बोलना है, उसके लिए सरकार उसको कुछ फंड देती है जो उसके खर्च पूरे नहीं कर सकता है। पहले सरकार इनको पूरा पैसा देती थी, तब ये कोई विज्ञापन नहीं लेते थे। पिछले 10 वर्ष में सरकारी फंडिंग कम की गई है, और उसको विज्ञापन से या अन्य स्रोतों से फंड जुटाने की आजादी दी गई है। भारत में भी सरकार ने इनके अकाउंट में गड़बड़ी पाई है, इसलिए बीबीसी पहले की तरह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, और जिस देश में भी इनका मीडिया स्टूडियो है या ऑफिस है, वहां यह फंड या विज्ञापन से कमाई करते हैं।